हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आज का जो स्टूडेंट सेशन है उसमें हम कवर कर रहे हैं आपके होम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है आपका टेक्सटाइल। आज का जो टॉपिक रहेगा आपके टेक्सटाइल में, ये आपकी यूजीसी नेट के साथ साथ जो आपके होम साइंस के अदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी हो या फिर आपके अदर एग्ज़ाम्स, सभी को आज की सेशन में हम कवर करेंगे। और आज का सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज की सेशन से लगभग आपके 25 से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं। वो मैं आपको समझा देती हूँ वो कैसे। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम टेक्सटाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपका नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, उसके साथ साथ जो आपके कॉटन, लीलन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, सब कुछ क्लियर करेंगे। बेसिकली अगर आप कहें तो एक ऐसी क्लास जिसमें आपके टेक्सटाइल के ऑलमोस्ट सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। और इनको हम इतना सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी थ्योरी तो क्लियर हो ही, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिएगा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे जो रेयॉन का आविष्कार है वो कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट्स जो भी मैंने मेंशन किए हैं, हर एक पॉइंट का जो मतलब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि 1884 में काउंट हिलेयर डी सार्डोनेट ने प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक कृत्रिम फाइबर बनाया। यह फाइबर बहुत चमकदार था और इसलिए इसका नाम क्या रखा, रेयॉन रखा गया, जिसका अर्थ क्या है, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। बेसिकली क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर समझ में आ गई कि 1884 में यानी 1884 में काउंट हिलेयर डी सार्डोनेट ने क्या किया है, प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक कृत्रिम फाइबर बनाया है जो चमकदार था और इसका नाम क्या रखा गया, रेयॉन रखा गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फाइबर पूरी तरह सिंथेटिक नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये जो फाइबर है ये पूरी तरह सिंथेटिक आपका नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये जो है ये प्राकृतिक कच्चे माल जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। इस फाइबर में बहुत चमक होती है और इसी कारण इसका नाम क्या है, आपका रेयॉन रखा गया है। तो रेयॉन का अर्थ क्या होता है, सन रे ऑफ रिफ्लेक्ट करने वाला फाइबर, यानी ऐसा फाइबर जो क्या करता है, आपकी सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। सूर्य की किरणों की तरह एक तरीके से क्या है, चमकता है, या एक तरीके से उसकी जो किरण है वो उसी की तरह क्या करती है, चमकती है। ये आप मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जो आपका रेयॉन है, ठीक है, जो आपका रेयॉन है उसका उपयोग अक्सर कुछ चीज़ों में होता है। जैसे आपका हो गया साड़ी हो गई, वहीं पर्दे हो गए, वहीं आपका ड्रेस मटेरियल हो गया। तो रेयॉन को कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके शॉर्ट कॉन्सेप्ट से ये आपके रेयॉन से रिलेटेड जो उनकी उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1940 में WH कैरोथर्स नामक एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और उनकी टीम ने रसायनों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए नायलॉन नामक पहला सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार किया। तो 1940 में आपके जो WH कैरोथर्स हैं उन्होंने और उनकी जो टीम है उन्होंने किसका आविष्कार किया स्टूडेंट, नायलॉन का आविष्कार किया है। याद रखिए किसका आविष्कार किया है, नायलॉन का। तो ये पूरी तरह क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ये पूरी तरह आपका क्या है स्टूडेंट, आपका ये सिंथेटिक फाइबर है, याद रखेंगे। यहाँ पे ये केमिकल से बनाया जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये किससे बनाया जाता है, ये आपका केमिकल्स से बनाया जाता है। और यहाँ पे इसकी अगर विशेषता की बात करें
तो ये आपका क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपका ये बहुत मजबूत है। मजबूत के साथ साथ आपका लचीलापन भी इसमें देखने को मिलेगा एंड हल्का भी रहता है, यानी लाइट वेट रहता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नायलॉन के बारे में याद रखेगा। स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक्स भी है और लाइट वेट भी है। ठीक है, सो हम जो नायलॉन का उपयोग करते हैं वो किन किन चीज़ों में करते हैं? रोप में करते हैं, फिनिशिंग नेट्स में करते हैं, ठीक है, स्टॉकिंग में करते हैं। ये सारी चीज़ों में किनका उपयोग होता है? नायलॉन का उपयोग होता है। तो ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे कि नायलॉन को कहते हैं फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? नायलॉन को कहा जाता है आपका फर्स्ट फुली आपका सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, आपका कहा जाता है, याद रखेंगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नायलॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टेक्सटाइल की उत्पत्ति के बारे में। तो जो आपका टेक्सटाइल शब्द है वो लैटिन शब्द टेक्सलिसिस से आया है, जो क्रिया टेक्सरेसे से आया है, और क्रिया टेक्सरेसे का अर्थ क्या होता है? बुनना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका टेक्सटाइल है, ठीक है, आपका जो टेक्सटाइल है स्टूडेंट, वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन जो आपका भाषा है, ठीक है, यह शब्द है, वो आपका टेक्सलिसिस से टेक्सटाइल बना है। क्या बना है आपका? याद रखिएगा, टेक्सलिसिस से आपका क्या बना है? टेक्सटाइल बना है। और टेक्सलिसिस शब्द आया किससे है आपका? टेक्सरे से। ठीक है, टेक्सरे से आपका क्या आया है? टेक्सलिसिस आया है। ठीक है, टेक्सियर का क्या अर्थ होता है? टू वियर। इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट? टू वियर मतलब आपका बुनना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा भी हुआ है बुनना, यानी यहाँ पे आप इतना समझिएगा कि वह सामग्री जिसे बुनकर क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? आपका टेक्सटाइल कहलाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक बहुलक बनाने के लिए एक साथ जुड़ने वाले मोनोमर्स की कुल संख्या को बहुलीकरण की डिग्री या डीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपी। वो वाली डीपी नहीं है जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं या अदर जगह लगाते हैं, वो डीपी नहीं, ये डीपी कुछ अलग है, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपी। यानी यहाँ पे बहुत सारे जो आपके मोनोमर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो आपके मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो आपका पॉलीमर बनता है। क्या बनता है आपका? पॉलीमर बनता है, याद रखेंगे। मोनोमर एक छोटा मॉलिक्यूल होता है और पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर्स की लंबी चेन होती है। तो दो चीज़ों की जो अर्थ है वो ध्यान रखिएगा। जो मोनोमर्स हैं, जो आपके मोनोमर्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपका छोटा क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है आपका? छोटा मॉलिक्यूल होता है। वहीं अगर हम पॉलीमर की बात करेंगे, स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं? आपके मोनोमर्स की आपकी लंबी चेन होती है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखेंगे। तो जो आपका डीपी की हमने बात की, एक बार मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देती हूँ। आपका क्या होता है? डिग्री ऑफ आपका पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ आपका पॉलीमराइजेशन। मेरी इसमें मोबाइल में लिखने में थोड़ा सा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोलती भी जा रही हूँ। पॉलीमर में जुड़े हुए मोनोमर्स की कुल संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका डीपी कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है कि मोनोमर जो है वो चेन जिनकी लंबी होती है, पॉलीमर उतना मजबूत होता है। यहाँ पे बगल में शादी हो रही है तो पटाखे फूट रहे हैं बहुत तेज। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि मोनोमर्स की श्रृंखला जितनी लंबी होगी, पॉलीमर की डीपी उतनी ही अधिक होगी।
फाइबर की मजबूती डीपी पर निर्भर करती है और डीपी जितनी अधिक होगी फाइबर उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यानी नायलॉन और जो आपका पॉलिस्टर है उसमें डीपी अधिक होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, आपके मजबूत फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके स्टेपल फाइबर की। जो आपका स्टेपल फाइबर है स्टूडेंट, ये ऐसे सभी फाइबर हैं जिनकी लंबाई कम होती है और जिन्हें सेंटीमीटर, इंच या फुट में मापा जा सकता है और स्टेपल फाइबर वो कहलाते हैं। तो रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक फाइबर किस में आते हैं, आपके स्टेपल फाइबर में आते हैं। तो स्टेपल फाइबर से फाइबर्स होते हैं जिसकी एक लंबी छोटी, मतलब एक तरीके से जो लंबाई होती है वो छोटी होती है और इनकी लंबाई को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर, इंच और आपका फुट में, ठीक है, इसमें मापा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके रेशम को छोड़कर, ठीक है, मतलब जितने भी नोट्स में आपको पॉइंट दिख रहे हैं एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सो रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक फाइबर आपका स्टेपल फाइबर होते हैं। जैसा है आपका क्या हो गया, आपका हो गया कॉटन, वूल, ठीक है, लिनन हो गया एंड आपका क्या हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो सभी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल फाइबर होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉटन है, वूल है, लिनन, जूट, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे किसके, स्टेपल फाइबर के। सिंपल से याद रखिएगा, जो आपका क्या है, नेचुरल जो आपका फाइबर्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, स्टेपल फाइबर्स होते हैं। किसको छोड़कर, आपके सिल्क को छोड़कर, ठीक है, सिल्क को आप ऐड नहीं करेंगे बाकी, ठीक। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ऑल नेचुरल फाइबर्स, आपको सिल्क को छोड़कर सारे क्या होते हैं, स्टेपल फाइबर्स होते हैं, ठीक। तो सारे पॉइंट मैंने ऐड किए हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिलामेंट फाइबर, ठीक है। फिलामेंट फाइबर की बात करेंगे तो ऐसे फाइबर जो बहुत लंबे होते हैं और जिनकी लंबाई हज़ारों मीटर या गज में मापी जाती है, ठीक है, हज़ारों मीटर या गज में मापी जाती है। वहाँ आपका सेंटीमीटर, फुट वगैरह सारी चीज़ें थी, ठीक है, इंचेस था। यहाँ पे फिलामेंट फाइबर में कैसे मापा जा रहा है, मीटर और गज में मापा जा रहा है। सो पॉइंट नोटेड, ठीक है, पॉइंट भी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। तो यहाँ पे ये रहेगा, उन्हें फिलामेंट फाइबर कहते हैं। सभी मानव निर्मित फाइबर इसी श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक रेशों में रेशम ही एकमात्र क्या है, फिलामेंट है। तो जो फिलामेंट फाइबर होते हैं वो बहुत लंबे फाइबर्स होते हैं, मतलब उनकी जो लंबाई है वो हम हज़ारों मीटर और आपका जो यार्ड है उसमें होती है, ठीक है, गज में मापी जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे आपका जैसे सिल्क है, ठीक है, आपका नायलॉन है, नायलॉन के साथ साथ आपका पॉलिस्टर है, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे, याद रखेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि नेचुरल फाइबर में केवल सिल्क फिलामेंट फाइबर है, ठीक है। क्या है आपका, नेचुरल आपके जो फाइबर्स हैं स्टूडेंट में केवल आपका जो सिल्क है वो क्या है, आपका फिलामेंट फाइबर है, ठीक है। प्राकृतिक रेशों में से जो रेशम ही है वो एकमात्र आपका क्या है, फिलामेंट आपका फाइबर है, ठीक। सो इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका मानव निर्मित फाइबर है या हम फिलामेंट फाइबर की बात करें तो किसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका थर्मोप्लास्टिक फाइबर की। जो आपका थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, कुछ फाइबर गर्मी के कारण नरम हो जाते हैं या आकार बदल देते हैं। यदि तापमान अधिक हो जाता है तो वे पिघल जाते हैं और इसलिए उन्हें थर्मोप्लास्टिक फाइबर, यानी थर्मो मतलब क्या होता है, गर्मी, प्लास्टिक का मतलब है आकार बदलना। तो रेयॉन को छोड़कर सभी मानव निर्मित फाइबर आपके किस में आते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स में आते हैं। किसको छोड़कर स्टूडेंट, रेयॉन को छोड़कर,
ठीक है। सो जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर है वो ऐसे फाइबर होते हैं जो गर्मी मिलने पर क्या हो जाते हैं, आपके नरम हो जाते हैं, और ज़्यादा गर्मी पर क्या हो जाते हैं, पिघल भी जाते हैं। तो जैसे आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आपका रेयॉन हो गया, आपका पॉलिस्टर हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक्रेलिक हो गया, ठीक है, एक्रेलिक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे कि रेयॉन को छोड़कर सभी मैन मेड फाइबर्स आपके क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। नाम मैंने आपको बता दिए, नायलॉन, पॉलिस्टर और आपका एक्रेलिक इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे मैन मेड फाइबर्स। अभी हम आगे जाके एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे, मैन मेड फाइबर्स कौन कौन से हैं। तो आगे का जो चीज़ हम पढ़ेंगे उससे ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे आपका नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर की। तो नेक्स्ट है पॉइंट आपका नॉन थर्मोप्लास्टिक आपका फाइबर। जो फाइबर गर्मी के कारण पिघलते नहीं हैं उन्हें नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक फाइबर वही था जो नरम थे, ज़्यादा गर्मी में पिघल जा रहे थे, बट यहाँ पे नॉन है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये पिघलते नहीं हैं, ठीक है। और अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वे जलकर क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। और सभी प्राकृतिक फाइबर और रेयॉन इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे फाइबर जो गर्मी से नहीं पिघलते बल्कि जलकर राख बन जाते हैं, तो वो आपके क्या हैं, नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया कॉटन, ठीक है, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क के साथ साथ रेयॉन हो गया, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मैं आपको एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें भी आप अपने, अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये नोट्स में नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ ताकि क्लियर है। बाकी जब हम आगे और भी चीज़ें क्लियर करेंगे तो उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें मेंशन करके दी हैं रिवीजन के तौर पर, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका वनस्पति रेशे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वनस्पति रेशे। देखिएगा स्टूडेंट, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आपके सिलेबस में टेक्सटाइल चैप्टर है, क्लॉथिंग चैप्टर है, इतना समझिएगा कि जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ वो हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड इसमें नहीं की हैं, वही पॉइंट ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप इतनी क्लास करके भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होंगी और आप अच्छे नंबर लाएंगे। बात करते हैं वनस्पति रेशे की, यानी ऐसे रेशे वनस्पति मूल से उपलब्ध होते हैं, रासायनिक रूप से सेलुलोज से बने होते हैं और इसलिए इन्हें सेलुलोजिक रेशे भी कहा जाता है। जो फाइबर पौधे से प्राप्त होते हैं, जो फाइबर्स किससे प्राप्त होते हैं, आपके पौधे से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम वेजिटेबल्स फाइबर्स कहते हैं। तो ये बने होते हैं आपके सेलुलोज से, ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं आपका सेलुलोजिक रेशे या सेलुलोजिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल्स हो गए स्टूडेंट, इनके याद रखिएगा, आपके हैं कॉटन, आपका लिनन एंड आपका जूट, इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका पशु रेशे, एनिमल फाइबर्स, ठीक है। कई बार पूछते हैं ना एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए ना कि कौन सा वेजिटेबल्स फाइबर्स है ना, उस तरीके से प्रश्न आ गया। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये भी हम बताएंगे। ऐसे रेशे पशुओं से प्राप्त होते हैं और रासायनिक रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। जो आपके एनिमल्स फाइबर्स हैं वो फाइबर्स जानवरों से प्राप्त होते हैं, किससे, आपके जानवरों से प्राप्त होते हैं, और ये बने होते हैं आपके किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, ये किसके बने होते हैं, आपका प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोटीन फाइबर। जैसे आपका वूल हो गया और आपका सिल्क हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एजलॉन। नेक्स्ट है आपका एजलॉन। इसके लिए कच्चा माल प्राकृतिक प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।
एजलॉन जो है रेशे छूने में मुलायम होते हैं और इनका उपयोग अन्य रेशों के साथ मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे जो आपका एजलॉन है वो फाइबर बनाया जाता है आपका नेचुरल प्रोटीन सोर्स से, ठीक है। ये जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, आपका नेचुरल प्रोटीन सोर्स से बनाया जाता है, ठीक है, सोर्स से बनाया जाता है। एग्जांपल्स आपका सोयाबीन, ठीक है, और आपका मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो ये सॉफ्ट भी होता है और ब्लेंडिंग में उपयोगी भी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका कॉटन की जो जो कॉटन मतलब कपास की जो खेती है, कॉटन की जो आपका कल्टीवेशन है उसकी बात करेंगे। सो गहरी और काली मिट्टी आमतौर पर खेती के लिए सबसे अनुकूल होती है। तो जो आपके कपास की खेती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपकी होती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास के लिए, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ब्लैक कॉटन जो सोल है वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये अति उत्तम गुणवत्ता और अधिकतम लंबाई के रेशे बारबेडेंस कपास से प्राप्त होते हैं जो मिस्री कपास के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो आपका कपास का नाम दिया है ये कपास का नाम याद रखिएगा और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आपके मिस्री कपास के नाम से जानते हैं। सो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ वो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात की जाए आपकी बीटी कपास के उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन होता है स्टूडेंट वो आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके किया जाता है, यानी इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है वो और बेहतर होती है और कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। सो यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी है कि लागत भी कम होगी, उत्पादन भी अधिक होगा और कीट प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कपास के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका दिया है कि कपास के रेशों को लिंट्स कहा जाता है और बीजों को कपास की मशीन द्वारा अलग किया जाता है। कपास की मशीन का जो आविष्कार है वो एली व्हिटनी ने 1794 में किया था। इसके बाद कपास उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे हम जो कपास की हिस्ट्री है उसको एक तरीके से देख रहे हैं कि कपास का जो उत्पादन है, जो आविष्कार है वो कब हुआ, किसने किया, किस सन में किया। सो ये आपको बेसिकली जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली। सो यहाँ पे मैं कपास के बारे में और भी विस्तार से बताना चाहूँगी क्योंकि कपास से यानी कॉटन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे लिए और भी ज़रूरी है। तो कॉटन की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे नेचुरल वेजिटेबल फाइबर है। क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है, आपका दुनिया का आपका महत्वपूर्ण नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स है। और यहाँ पे बात की जाए तो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर उगने वाली जो मुलायम रेशे हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। सो कपास का जो आपका एक तरीके से बात की जाए यानी जो कॉटन है वो फाइबर मुख्य रूप से आपका सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है स्टूडेंट, आपका सेलुलोज से बना होता है और इसलिए इसे सेलुलोजिक फाइबर कहा जाता है। तो कपास का जो उपयोग है वो हजारों वर्षों से कपड़ा बनाने में किया जा रहा है और भारत में प्राचीन काल से ही अगर पुराने समय की बात की जाए तो आपका कॉटन टेक्सटाइल उद्योग विकसित रहा। जैसे आपका कॉटन शर्ट हो गए, कॉटन साड़ी हो गई, कॉटन बेडशीट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कपास की खेती की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कपास की खेती की बात कर रहे हैं यानी कॉटन का जो आपका कल्टीवेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई तरह की जो जलवायु जैसे गर्म हो शुष्क जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। सो कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि अगर आप कपास के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी ऑल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे ताकि कैसे भी करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आप आराम से उसको कर पाएँ।
तो पूरी हिस्ट्री ही मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, गर्म और शुष्क जलवायु होगी। पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए और मध्यम वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। तो ये पॉइंट हैं आपके कपास खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है वो, आपकी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी यानी सो मिट्टी की बात की जाए तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, इसका ज़्यादातर उत्पादन जो होता है, प्रमुख जो उत्पादक देश बोला जाए कि कपास के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो भारत हो गया, वहीं चीन हो गया, चीन के साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे आपके देश हो गए। तो भारत में अगर बात की जाए कि भारत में स्पेशली कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, सो वो आपके गुजरात हैं, आपके महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के एम है, एच बन गया। ठीक है, आपका पंजाब है और आपका तेलंगाना है, इंडिया की बात की जाए। ठीक है, एंड शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ कॉटन, टाइप्स ऑफ कॉटन बाद में हम लोग यहाँ पे विस्तार से भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉटन की बात की जाए यानी कॉटन के जो प्रकार है उनकी बात की जाए तो लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो एक तो है आपका शॉर्ट स्टेपल कॉटन। जो आपका शॉर्ट स्टेपल कॉटन होता है ये आपकी, इसकी जो लेंथ है वो कम होती है और मोटा धागा बनता है इससे। कैसा धागा बनता है स्टूडेंट, मोटा धागा बनता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेंथ इसकी क्या होती है, कम होती है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका मीडियम। ठीक है, मीडियम स्टेपल कॉटन। इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो आपका मीडियम में रहती है, सामान्य रहती है, मतलब एक तरीके से मध्यम वाला कह लो, और सामान कपड़े बनाने में ये उपयोगी होती है। मीडियम का मतलब मध्यम वाला ही। देन आपका नेक्स्ट है आपका लॉन्ग स्टेपल कॉटन। लॉन्ग स्टेपल कॉटन का जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है और ये महीन भी होता है और आपका मजबूत धागा भी बनाता है। सो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन यानी कपास की विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में। सो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कपास के पौधे हैं उससे कपड़ा बनाने तक के जो चरण हैं उनसे होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो कई सारे जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कपास को पौधों से तोड़ा जाता है, फिर बीज अलग किए जाते हैं, उसके बाद फाइबर्स को साफ करके धागा बनाया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें कई सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं स्टेप्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट के फेवरेट होते हैं जो आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जो भी ये सीक्वेंस मैं पूरा आपको बताऊंगी, ये सीक्वेंस टाइप्स ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, और नोटिस एक चीज़ कीजिएगा कि स्टार्टिंग में कौन से पॉइंट होंगे और लास्ट में कौन सा पॉइंट आता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो वर्ड होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है कपास की प्रक्रिया में, प्रोसेस में, उसमें तो कई सारे स्टेप्स थे, इसमें तो कम दिख रहे हैं, फिर इधर उधर मतलब चेंज करने में उन्हें दिक्कत होती है। सो बेसिकली जिस हिसाब से मैं आज आपको प्रोसेस बताऊंगी, एक एक पॉइंट आपको नोट करना, चाहे तो 2-3 बार रफ में लिखें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रोसेस में आएगा आपका चुनना। ठीक है, पहला आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा चुनना, पिकिंग। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में आपके कपास के पौधों से कपास को हाथ या मशीन से क्या किया जाता है, आपका तोड़ा जाता है। ठीक है, और जब कपास का जो फल है वो पक जाता है और फट जाता है तो उसके अंदर से सफ़ेद मुलायम रेशे बाहर दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं रेशों को क्या किया जाता है, आपका इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मतलब आसान भाषा में समझ लो कि पौधों से कपास तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है, यानी चुनना कहलाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है।
नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा गिनिंग, यानी आपका ओटाई, या आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं बीज अलग करना। क्या करना, बीज अलग करना। तो जब कपास को पौधों से तोड़ा जाता है तो उसमें जो रेशे और बीज होते हैं वो दोनों होते हैं। तो इसलिए मतलब जो अगला हमारा स्टेप होता है, अगला हमारा काम होता है, वो क्या काम होता है, बीजों को रेशों से अलग करना। बीजों को किससे अलग करना, रेशों से अलग करना। और यह काम कॉटन गिन जो आपका होता है, वो एक मशीन होती है, वो करती है। तो कपास के जो रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और बीज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सो अगर कोई पूछे कि आपका जो ओटाई है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि कपास के जो रेशे हैं, ठीक है, रेशों के जो बीज हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपका ओटाई कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और ऐड है, वो है आपका बेलिंग। ठीक है, बेलिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में याद रखेगा, गांठ बनाना। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें अब क्या है कि अब जो साफ कपास है उसके रेशे मिलते हैं, तो उन्हें हम दबाकर बड़े बड़े जो डंठल होते हैं, जो गांठ होते हैं, उसमें पैक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इन गांठों को बेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेल्स कहा जाता है। और इन्हें टेक्सटाइल मिलों में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यानी आसान भाषा में समझो कि कपास को दबाकर बड़े डंठल बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बेलिंग कहलाती है। ठीक है, थर्ड जो स्टेप आता है वो आपका क्या आता है स्टूडेंट, वो आपका आता है ग्रेडिंग का। ठीक है, ग्रेडिंग का जो स्टेप होता है, यानी गुणवत्ता के हिसाब से क्या है आपका छटाई। इसको शुद्ध में समझो, मतलब होता है आसान भाषा में समझना, तो जो होगा आपका छटाई। ठीक है, तो छटाई में क्या होता है स्टूडेंट, छटाई में ये होता है कि टेक्सटाइल मिलों में पहुंचने के बाद कपास को उसकी क्वालिटी के आधार पर क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि फाइबर्स की लंबाई, फाइबर्स की मजबूती, फाइबर्स का रंग और सफाई, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो कपास को उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको क्या करना, अलग करने की जो प्रक्रिया है वो ग्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो 4 पॉइंट है वो है ओपनिंग, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग, यानी खोलना, साफ करना और मिश्रण करना। तो खोलना, साफ करना और मिश्रण करना, तो अब कपास की गांठों को मशीन में डालकर क्या किया जाता है, खोला जाता है, ताकि फाइबर्स अलग अलग हो जाएं। तो उसके बाद उसमें जो धूल होती है, कचरा हो गया, छोटे कण हो गए, वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी की जो कपास है उसको मिलाकर क्या किया जाता है, ब्लेंड करके और बेहतर यार्न, यानी जो आपका धागा है वो बनाया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट यहाँ पे 4 पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कपास को खोलकर साफ करना और अलग अलग कपास को मिलाना इस चरण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, कार्डिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चरण माना जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, आपके जो फाइबर्स होते हैं उनको सीधा किया जाता है, फाइबर्स को एक ही दिशा में लाया जाता है ताकि वो क्या रहें, एक ही दिशा में रहें। दूसरी चीज़ क्या है, बचा हुआ जो कचरा है वो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सो इस प्रोसेस में के बाद क्या होता है, एक जो नरम पट्टी है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम सिल्वर कहते हैं। सो यहाँ पे आसान भाषा में समझ जाएगा कि फाइबर्स को सीधा और समान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपका कार्डिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कंघी करना। ठीक है, यानी कॉम्बिंग। ठीक, सो यहाँ अगर हम कंघी करने की बात करेंगे, सो इस चरण में स्टूडेंट क्या होता है, सो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिंग की बात करें, कंघी करने की बात करें, तो छोटे फाइबर्स हटाए जाते हैं और फाइबर्स को और अधिक समान बनाया जाता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका क्या है, आपका ड्राइंग है। सो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में आपका स्लीवर जो है उसको खींच कर लाया जाता है, मतलब मिलाकर खींचा जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, जो मोटाई हो जाती है वो समान हो जाती है, जो मोटाई होती है
वो समान हो जाती है। मतलब एक तरीके से फाइबर्स को समान मोटाई में जो खींचने की प्रक्रिया होती है वो आपका क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है आपका रोविंग का। अब क्या कर रहे हैं, अब स्लीवर को थोड़ा और पतला और लंबा किया जाता है और उसमें हल्का ट्विस्ट दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ट्विस्ट दिया जा रहा है और इससे एक पतली रस्सी जैसी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका रोविंग। यानी धागा बनाने से पहले की पतली संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, रोविंग कह रहे हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, वो लास्ट स्टेप होता है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार यही आपका लास्ट स्टेप अगर आप याद रख लेते हैं और आपके जो ऑप्शंस हैं उससे मैच कर जाता है, सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो जिसे कहते हैं कताई। तो कताई मतलब ये अंतिम और इम्पॉर्टेंट मतलब आपका स्टेप होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, रोविंग को मशीन में डालकर उसे और पतला किया जाता है और उसमें ट्विस्ट दिया जाता है और अंत में वो क्या बनता है, धागा यानी यार्न बन जाता है। यानी फाइबर्स को घुमाकर धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपका स्पिनिंग कहलाती है, यानी कताई कहलाती है। ठीक है। सो पूरी प्रक्रिया हमने पिकिंग से लगा के स्पिनिंग तक की पढ़ ली है। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कपास की सूक्ष्म विशेषता लिखी है कि सपाट रिबन जैसी उपस्थिति, व्यास असमान है, मोड़ घुमाव दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे कपास के बारे में हमने डिटेल में बात कर ही ली है। सो अब कपास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसे उम्मीद है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है। सो ये उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ते हैं आपके लिनन के बारे में। ठीक है, लिनन। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो लिनन सबसे पुराने कपड़े के रेशों में से एक है और यह एक वनस्पति रेशा है। यह अलसी यानी फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। किसके तने से प्राप्त किया जाता है, आपके अलसी के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। देन यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, तो मैं बात करूँगी आपके जूट के बारे में। ठीक है। जूट के बारे में बात की जाए तो जूट भी एक क्या है, वनस्पति रेशा है। जैसे लिनन की बात की वैसे ये भी आपका क्या है, वनस्पति रेशा है, यानी वेजिटेबल फाइबर है। यह जूट के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है और इसे सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। कई बार आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सो जूट के पौधे के जो तने हैं उससे प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है, यह भी एक बास्ट फाइबर है क्योंकि ये पौधे के तने के बाहरी भाग से प्राप्त किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बास्ट क्या है, तो बास्ट का मतलब है कि जो पौधे के तने के जो बाहरी भाग है उससे जो प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बास्ट बोलते हैं। तो जूट का जो कलर्स होता है वो आपका सुनहरा होता है, यानी गोल्डन आपका होता है और ये काफ़ी मजबूत भी माना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे जूट उत्पादन ज़्यादा होता है और इसका जो यूज़ होता है वो बैग्स बनाने के लिए, रोज़ बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, कारपेट वगैरह बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जूट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका वूल यानी ऊन। तो ऊन एक पशु रेशा है और ये भेड़, बकरी या अन्य जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है और रासायनिक रूप से एक प्रोटीन रेशा है। तो जो वूल है वो क्या है, आपका एनिमल फाइबर है। कौन सा फाइबर है, आपका एनिमल फाइबर है, जो आपके भेड़, बकरी और जो अन्य जानवर हैं उनके जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बात की जाए कि जो आपका ऊन है वो मुख्य रूप से भेड़ों के शरीर पर उगने वाले जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है और जब इनके बाल को काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं।
ये मैं थोड़ा सा इंग्लिश मेरी ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक। कई बार पूछा जा सकता है कि बालों को काटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। अगर हम रासायनिक रूप से कहें तो वूल एक क्या है, आपका प्रोटीन फाइबर है। कौन सा फाइबर है, आपका प्रोटीन फाइबर है। और इसका जो मुख्य घटक है वो है आपका केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन का नाम भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और यहाँ पे ऊन की विशेषता की बात की जाए तो गर्मी को रोकने की क्षमता, आप जानते ही हैं कि ठंडी में हम ऊनी वस्त्र ही पहनते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, ठंडी में ठंड को रोकते हैं और हमें गर्मी प्रदान करते हैं। लचीला भी होता है, जैसे चाहो वैसे मोड़ मार के रख दो, मतलब मोड़ ओढ़ के रख दो, और आसानी से सिकुड़ सकता है। ये होता है कि प्रेस करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी होती है, ऊनी वस्त्रों को चिपकने का डर रहता है, तो उसको प्रेस करने का तरीका भी अलग होता है भाई। इसका यूज़ हम ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर रहा। देन बात करते हैं आपका सिल्क यानी रेशम के बारे में। अभी हम लोग इनकी प्रोसेस भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़िया आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी पीते रहिए बीच बीच में, बस ज़्यादा नहीं पीना है कॉफ़ी, क्योंकि हमने भी पढ़ा था ना कि कॉफ़ी से क्या हो जाता है। अगर आपने वो चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कि कॉफ़ी भी हमें लिमिटेड मात्रा में ही लेनी है, वो चाहे चाय हो या तो कॉफ़ी, दोनों चीज़ें। रेशम की बात करें स्टूडेंट, यानी सिल्क की बात करें तो रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है और ये रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त एक प्राकृतिक फिलामेंट रेशा है, ठीक है। ये रहे आपके रेशम से रिलेटेड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका सिल्क है यानी जो रेशम है वो टेक्सटाइल फाइबर्स की दुनिया में क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिल्क को, यानी रेशम्स को। और कई बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल आपका जो चमक होती है और थोड़ा सा और सुंदर भी लगता है, ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिटी हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है, यहाँ पे ये सिल्क वॉर्म द्वारा बनाए गए जो कोकून है उससे एक तरीके से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। चलिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आपका रेशो का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका है प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर्स। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल पे मैंने समझाया ही था। कपास है, लीलन है, ऊन है, रेशम और जूट है। इनमें आपको पॉइंट याद रखने हैं कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? कपास, लीलन, ऊन, रेशम और जूट, ठीक है। देन बात करें आपके मैन मेड फाइबर्स की, यानी जो आपका मानव निर्मित रेशे हैं वो हैं आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आपका एक्रेलिक। ये क्या हैं? मानव निर्मित रेशे हैं। फाइबर्स के भौतिक गुणों की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, यहाँ पे देखते हैं। लंबाई की बात करें तो स्टेपल या फिलामेंट, ठीक है। मजबूती की बात करें तो तनाव सहने की क्षमता। लचीलेपन की बात करें हैं तो मूल आकार में वापस आने की क्षमता क्या कहलाती है? आपका लचीलापन कहलाती है। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, ये जो टर्म्स जितने लिखे हुए हैं ना, स्ट्रेंथ, ठीक है, लचीलापन, ये जितने भी टर्म्स हैं ये पूछे जाते हैं। तो मूल आकार में वापस, और ये पता है कैसे पूछे जाते हैं? यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था मैचिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक तरफ लचीलापन दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दे दिए जाते हैं और आपको मैच करना पड़ता है कि मजबूती मतलब क्या है, लचीलापन मतलब क्या है। तो ये पॉइंट आपके लिए जानने लायक है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, सारे पॉइंट एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक भी चीज़ अगर आपने मिस की तो इसका मतलब है आपने नंबर अपने गंवा दिए अपने ही हाथ से, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिनन के बारे में पढ़ा था कि लिनन एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है, फ्लैक्स के पौधे के तने या बास्ट से प्राप्त होता है। और फ्लैक्स का पौधा एक वार्षिक पौधा है जो लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। ये मैंने आपको अभी बताया है।
अब यहाँ पे क्या जानने लायक है, वो ये जानने लायक है कि लिनन का जो उत्पादन है, इसका जो प्रोसेस है वो हम जानेंगे, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो लिनन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कई स्टेप में होती है और इन चरणों का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि फ्लैक्स पौधे के जो तने हैं वो फाइबर्स को अलग करना और उन्हें धागे में क्या करना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, बदलना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला चरण, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप्स जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको इनको याद करना चाहिए। रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस याद कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका कपास का पूछे, चाहे लिनन का पूछे या फिर अदर्स का पूछे। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है कटाई ही होएगी, है ना। तो कटाई में क्या होता है, जब फ्लैक्स पौधा पूरी तरह रेडी हो जाता है, पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो उसे जड़ सहित क्या कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, जड़ समेत, याद रखिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो फाइबर्स होते हैं उनकी लंबाई अधिकतम बनी रहे, है ना। बीच से काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा। सो नेचुरल सी बात है, उसको ज़मीन से ही पूरा का पूरा उखाड़ा जाता है ताकि उसकी जो लेंथ है वो कम ना हो पाए। तो सबसे पहले काम क्या होता है, कटाई का। तो याद रखिएगा कभी भी जब आपको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाए। सो कई बार क्या होता है कि हम बीच के पॉइंट से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फर्स्ट एंड जो लास्ट के पॉइंट है उसको आप क्लियर रखेंगे। सो बीच के पॉइंट मतलब अरेंज करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपका हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है, ठीक है। देन होता है आपका रिपलिंग। रिपलिंग मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पौधे के ऊपर लगे जो बीज हैं उनको हटाया जाता है। किनको हटाया जाता है, आपका जो बीज है उनको हटाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक विशेष कॉम्ब होता है, एक उपकरण होता है जिसका उपयोग इसमें किया जाता है। देन जो आपका थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका रेटिंग यानी गलना। अब रेटिंग में क्या होगा, इस प्रक्रिया में तने के जो आपका वुडी पार्ट है उसको सड़ाकर फाइबर्स को ढीला किया जाता है ताकि फाइबर्स आसानी से अलग हो सके। ये होता है गलाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, तोड़ना और झटकना, ठीक है। तोड़ना और झटकना, इसमें क्या होगा, इस स्टेप में लकड़ी जैसे जो आपका सॉलिड भाग होता है, जो कठोर भाग होता है, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और फाइबर्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका क्या होता है, हैकलिंग या कंघी करना, ठीक है, कॉम्बिंग। सो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है इसमें फाइबर्स को सीधा करके जो छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हें हटाना रहता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, हैकलिंग या कंघी करना। एंड लास्ट स्टेप, अभी भी हमने जब प्रोसेस पढ़ा था कपास में, आपने देखा था स्पिनिंग लास्ट में था, यानी जो कताई है। कटाई और कताई में फ़र्क है, कटाई मतलब काटना और कताई आपका अलग होता है। तो ये जो लास्ट आपका स्टेप होता है, यानी फाइबर्स को घुमाकर क्या बनाते हैं, आपका धागा यानी यार्न बनाया जाता है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ ताकि क्लियर रहे। क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट अगर एक क्लास से आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो क्यों नहीं, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा, कटाई होगी, यानी फ्लैक्स पूरी तरह तैयार हो जाता है, उसे जड़ समेत हम उखाड़ लेते हैं। और यहाँ पे फाइबर्स क्यों हम जड़ समेत क्यों उखाड़ते हैं, क्योंकि ताकि मतलब जो इसकी लंबाई है वो बनी रहे। देन आपका रिपलिंग होता है, यानी इसमें पौधे के जो ऊपर लगे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें हटाया जाता है। और इसमें जो एक उपकरण टूल्स होता है जिसे कॉम्ब करना एक तरीके से कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। देन जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपका रेटिंग यानी गलाना। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, तने के ऊड़ी जो पार्ट रहता है उसको सड़ाकर फाइबर्स को ढीला किया जाता है ताकि जो फाइबर है वो आसानी से क्या हो सके, अलग हो सके। देन जो होता है तोड़ना और झटकना, यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी जैसे जो आपके सॉलिड भाग है, मतलब जो कठोर भाग है, उसको तोड़ा जाता है और फाइबर्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। देन होता है हैकलिंग या कंघी करना। तो इस प्रोसेस
प्रोसेस में क्या किया जाता है कि फाइबर्स को सीधा करने और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका कताई यानी स्पिनिंग। अंत में फाइबर्स को घुमाकर धागा यानी यार्न बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, चलिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो रेटिंग है गलना, इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। रेटिंग तने के लकड़ी वाले हिस्से से फ्लैक्स फाइबर को ढीला करने की प्रक्रिया है और रेटिंग की 4 विधियां हैं। तो रेटिंग लीलन उत्पादन की इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें जो आपका फ्लैक्स है ना, वो फ्लैक्स पौधे के तने को इस प्रकार सड़ाया जाता है कि जो फाइबर्स है वो लकड़ी वाले हिस्से से ढीले हो जाएं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधे के तने में जो मौजूद पैक्टिन होता है स्टूडेंट, पैक्टिन पदार्थ को तोड़ देते हैं, जिससे जो फाइबर्स होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब इसका जो 4 मेथड दिया हुआ है, 4 जो विधियां हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 विधियों में आपका सबसे पहले आता है ओस रेटिंग। ठीक है, ओस रेटिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पौधों को खेत में फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है, पौधों को खेत में फैला दिया जाता है और ओस और जो प्राकृतिक बैक्टीरिया हैं उनकी सहायता से क्या की जाती है, रेटिंग होती है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है जल रेटिंग, वाटर रेटिंग। वाटर रेटिंग में क्या होता है, वाटर रेटिंग में पौधे को पानी में डुबोकर रखा जाता है। किस में डुबोकर रखा जाता है, पानी में, ताकि जो आपका बैक्टीरिया है वो फाइबर्स को अलग कर दे। ठीक, नेक्स्ट जो आता है वो आता है रासायनिक रेटिंग, केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग में क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल की मदद से फाइबर्स को जल्दी अलग किया जाता है। तो मतलब अलग करने के अलग अलग मेथड हैं, वो एक तरीके से आपका दिया हुआ है। एंड लास्ट है आपका यांत्रिक रेटिंग। यांत्रिक रेटिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, आपका मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई स्टूडेंट। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको यहाँ से रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो और क्लियर हो जाए। अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ में लाइक करते जाएं और अपना प्यारा सा, आप सभी स्टूडेंट देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और बेटर आपके लिए कर सकूं। हालांकि मैं तो आपके लिए क्लासेस लाऊंगी ही, क्योंकि मैंने आपको कहा है और जो मैं कहती हूँ तो वो मैं पक्का करती हूँ। ठीक है, सो अब बात करते हैं जूट की। एंड जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं आप शेयर भी कर सकते हैं। जूट की बात करें स्टूडेंट, तो जूट भी एक बास्ट फाइबर है जो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है और इसके रंग और लागत प्रभावी होने के कारण इसे अक्सर गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है। अभी हमने जूट के बारे में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। हमने कहा था कि जूट क्या है, एक वेजिटेबल फाइबर है जो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है और एक बास्ट फाइबर है, क्योंकि बास्ट हम किसे कहते हैं कि जो कि पौधे के तने के बाहरी भाग से प्राप्त होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इनको याद रखिएगा। तो इसे गोल्डन क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये पॉइंट तो हमने अभी अभी पढ़ा। इसके आगे भी आपसे हमने वूल के बारे में भी पढ़ा, ये दोबारा आपका रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊन के उत्पादन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने वूल के बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन ऊन के उत्पादन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊन का उत्पादन पूछा जा सकता है। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि ऊन प्राकृतिक पशु रेशा है जो भेड़, बकरी या अन्य जानवरों के ऊन यानी फ्लीस से प्राप्त होता है। और रासायनिक रूप से ऊन क्या है, एक प्रोटीन रेशा है जिसे केराटिन कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा गया था एग्जाम में, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे ऊन के उत्पादन के जो चरण हैं, जो स्टेजेस हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये देखो नोट कर रहे हो ना, कताई हमेशा लास्ट में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे आपका है कतरनी यानी शेयरिंग। तो भेड़ के शरीर से ऊन काटना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भेड़ के शरीर से क्या हो रही है, ऊन काटने की प्रक्रिया हो रही है।
सेकेंड स्टेप आएगा स्कोरिंग यानी सफाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊन को धोकर उससे क्या निकाली जाएगी, गंदगी, ये सारी चीज़ें आपका निकाली जाएंगी। देन जो थर्ड होता है वो होता है छटाई और ग्रेडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊन को उसकी क्वालिटी के आधार पर क्या किया जा रहा है, अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग मतलब इसमें एसिड की मदद से आपके पौधों के जो कण हैं वो क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। देन जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कार्डिंग यानी धुनाई। इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर्स को खोलकर समान दिशा में करने का काम किया जाता है। ठीक है, देन जो 5 है वो है कॉम्बिंग यानी कंघी करना। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉम्बिंग में क्या होता है, कॉम्बिंग में छोटे फाइबर्स हटाकर फाइबर्स को सीधा करने का काम होता है। और लास्ट में क्या होता है, कताई यानी स्पिनिंग यानी फाइबर्स को धागे में बदलना। इतनी बार मैंने स्पिनिंग कह दिया, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि धागा में आपको चेंज करना है। ठीक है, यानी फाइबर्स को धागे में बदलना है, ये आपका स्पिनिंग है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या कहा, इस शेयरिंग मतलब कतरनी मतलब भेड़ के शरीर से ऊन काटना। सेकेंड पॉइंट था आपका स्कोरिंग यानी सफाई करना, यानी ऊन को धोकर उससे जो गंदगी वगैरह है वो सारी चीज़ें हटाना। थर्ड पॉइंट था छटाई और ग्रेडिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊन को उसकी क्वालिटी के आधार पर अलग किया जा रहा है। ग्रेडिंग का मतलब ही वही है, छटाई मतलब वही। कार्बोनाइजिंग मतलब क्या होगा, इसमें एसिड की मदद से पौधे के जो कण हैं वो क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। कार्डिंग यानी धुनाई। धुनाई में क्या होता है, फाइबर्स को खोलकर समान दिशा में करने का काम किया जाता है। कॉम्बिंग यानी कंघी करने में क्या होता है, जो छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हें हटाकर फाइबर्स को क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्पिनिंग यानी कताई। फाइबर्स को धागे में बदलने का काम किया जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। रेशम की हमने बात की ही थी। रेशम को रेशों की रानी के रूप में जाना जाता है। रेशम के कीटे बॉम्बेक्स मोरी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। ठीक है, क्वीन ऑफ फाइबर्स हमने अभी बात की है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को रेशम उत्पादन कहा जाता है। तो ये जो सेरीकल्चर है, सिल्क उत्पादन के लिए जो सिल्क वॉर्म को पालने और उनका पालन पोषण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेरीकल्चर रेशम से रिलेटेड है। ठीक, सो ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइफ, आपका एक तरीके से साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सिल्क वॉर्म का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। तो 4 चरणों में सबसे पहला आता है आपका अंडा यानी एग, यानी मादा कीट अंडे देती है। मादा जो कीट होती है वो क्या देती है स्टूडेंट, अंडे देती है। सेकेंड होता है लार्वा। ठीक है, लार्वा में क्या होता है आपका कैटरपिलर जो होता है वो बनता है और पत्तियां खाता है। क्या खाता है, पत्तियां खाता है। थर्ड जो होगा वो होगा आपका प्यूपा, यानी जो कोकून है वो एक तरीके से बनता है। क्या बनता है आपका, कोकून बनता है। और लास्ट में वयस्क कीट यानी परिपक्व कीट बन जाता है। ठीक है, परिपक्व आपका कीट बन जाता है। सो पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा, अंडा जो है एग है, मादा कीट अंडे देती है। ठीक है, देन हमने बात की लार्वा की, यानी आपका कैटरपिलर बनता है और पत्तियां खाता है। थर्ड हमने बात की आपके प्यूपा की, यानी जो कोकून है वो बनता है। और लास्ट है आपका वयस्क कीट की, यानी परिपक्व कीट बनता है। सो यहाँ पे अब बात करेंगे रेशम के गुणों की। ठीक है, रेशम के गुणों में ये सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्राकृतिक चमक होती है और ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। संश्लेषित रेशे की बात करें, जो रेशे मनुष्यों द्वारा रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से बनाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका आएगा नायलॉन,
पॉलिएस्टर और आपका एक्रेलिक, ये कौन से रेशे हैं, फाइबर्स हैं, ये आपका सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नायलॉन के बारे में। नायलॉन की स्टूडेंट बात की जाए तो ये पहला पूरी तरह से सिंथेटिक रेशा है। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा फाइबर है जो पूरी तरह सिंथेटिक यानी संश्लेषित है और इसे रसायनों के माध्यम से प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे नायलॉन को बनाने के लिए मुख्य रूप से आपका पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आपका पेट्रोकेमिकल, आपका जो कंपाउंड है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे नायलॉन जो फाइबर है वो बहुत मजबूत होता है और जल्दी नहीं टूटते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और वजन में भी क्या होता है, हल्का होता है, यानी मजबूत भी होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, हल्का वजन भी होता है, लचीलापन भी रहता है इसमें, और आपका क्या होता है, मजबूत, हल्का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सो यहाँ पे नायलॉन के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं अदर पॉइंट की बात करूँ तो नायलॉन से रस्सी यानी जो आपका रोप है, मछली पकड़ने की जो जाल हैं, पैरासूट हो गया, टूथब्रश के ब्रशल हो गए, कपड़े और स्टॉकिंग हो गए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मान लो कि आप किसी कपड़े को खींचते हो और वो जल्दी वापस अपने आकार में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नायलॉन फाइबर ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, सो क्या क्या बनाए जाते हैं ये आपको यहाँ से पता हो गया। देन बात करें स्टूडेंट आपके रेयॉन के बारे में। ठीक है, रेयॉन के बारे में बात की जाए स्टूडेंट तो रेयॉन एक पुनः जीवित सेलुलोजिक रेशा है और लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, लेकिन रसायनों के साथ संसाधित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे रेयॉन के बारे में आपका ये पॉइंट रहा। सो स्टूडेंट यहाँ पे बात करें तो क्लास में आज के सेशन में हम इतना ही कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और भी पॉइंट बता देती हूँ, जैसे आपका पॉलिएस्टर के बारे में हो गया या एक्रेलिक के बारे में हो गया, वो पॉइंट्स भी मैं आप पॉलिएस्टर के बारे में समझ लेते हैं। सो ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, मुख्य रूप से आपका पेट्रोलियम बेस्ड जो केमिकल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा ये भी मजबूत टिकाऊ होता है, सिकुड़ता नहीं है जल्दी और जल्दी सूख भी जाता है। सिलवटें भी इसमें कम पड़ते हैं, जैसे इसमें कपड़े में हो गया, शर्ट हो गए, सूट हो गए या बेडशीट वगैरह हो गए, ये सब के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका एक्रेलिक के बारे में। एक्रेलिक जो आपका क्या है, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है और यहाँ पे ये जो होता है ये भी काफ़ी लाइट वेट होता है, गर्म रहता है, वूल जैसा फील देता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है वो स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट वगैरह इन सभी में किया जाता है। सो मतलब काफ़ी सस्ते भी होते हैं ये आपके स्वेटर्स वगैरह, जो मतलब जो आपके एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं इसमें काफ़ी मतलब सस्ती चीज़ें बन जाती हैं। आर्टिफिशियल वूल है ये, एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें तो याद रखिएगा जब हमने रेयॉन की बात की तो रेयॉन आपका क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, आर्टिफिशियल आपका क्या है, सिल्क है। वहीं अगर हम नायलॉन की बात कर रहे हैं तो नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर है। वहीं अगर हम बात करें आपके पॉलिएस्टर की तो वो भी आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और आपका एक्रेलिक की बात की वो भी आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट। सो स्टूडेंट ये रहा आज का सेशन। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और इसमें जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड हैं सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन से आपकी जो टेक्सटाइल की सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। आप सभी जानते हैं सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने आज के सेशन में ऐड किए हैं उनसे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यानी आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई डिसाइडेड नहीं है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 10 के 10 यूनिट दिए हैं तो हर एक यूनिट में
कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अदर एग्ज़ामों की बात की जाए तो अदर एग्ज़ामों में भी इससे जो रिलेटेड, जैसे गोल्डन रेशा हो गया, ठीक है, क्वींस ऑफ आइवर्स की बात की जाए, इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं। सो बेसिकली अगर आप सच में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं और आप स्टडी को बहुत सीरियस लेते हैं कि भाई अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फुल फोकस के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, सो आप समझ सकते हैं जो आज के इस सेशन में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं उसमें हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट, हम ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन में हम सारा टेक्सटाइल कवर कर सकते हैं, बट बेसिकली जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए, चाहे टीजीटी बीजीटी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करें, अदर एग्ज़ामों की बात करें, सो उस पॉइंट से भी आज का सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और इससे आपके नंबर ज़रूर आप अच्छे अर्न करेंगे, ये यकीन मानिएगा। एंड इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला में मिलेगी। तो उसका एक चैनल भी है, एक ग्रुप भी है। ग्रुप इसलिए बनाया है कि अगर आप कोई स्टडी से रिलेटेड कोई बातचीत करना चाहते हैं सो वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, अन्यथा बात नहीं कर सकते। कि आजकल लोग स्टडी के लिए यूज़ कम करते हैं, बातें करने के लिए वो एक चैट वाला चीज़ ज़्यादा हो गया है। सो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। वो चैनल है, चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे तो चैनल पे कोई भी चैटिंग वगैरह नहीं होती है, बट ग्रुप मैंने इसलिए बना रखा है कि कई क्वेश्चन आप, क्योंकि हम लाइव सेशन नहीं लेते हैं तो इस वजह से कई क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हो। सो चाहो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स आपके ओपन ही रहते हैं। अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप आराम से हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का, और ये चैनल ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी इस चैनल से बेनिफिट मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।